मध्य प्रदेश में कोरोना की जंग में बड़ी राहत देने वाली खबरें आने लगी हैं। 25 दिन की लड़ाई के बाद 24 घंटों के संक्रमण के आंकड़ों में 15% तक की कमी आई है। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटों में 8,970 नए केस आए, जबकि 10,324 मरीज ठीक हुए। संक्रमण रेट थमने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आएगी ही, लेकिन बस थम नहीं रही है तो इस पर हो रही सियासत है। अब बहस ये शुरू हो गई है कि प्रदेश में अचानक संक्रमण का विस्फोट कैसे हुआ। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पड़ोसी राज्यों से आवाजाही के कारण हमारे यहाँ दूसरी लहर पहुंची। ये बीमारी याद रखना कांग्रेस के मित्रों, आप लोगों के प्रदेशों में सबसे ज्यादा फैली है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में। इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में, और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था। कुछ उनके बारे में भी बोल दो। हम किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा लगेगा। कोरोना की पहली लहर कहां से आई थी? दूसरी लहर तो आपने बता दी महाराष्ट्र में ही। और यह भी बता दें कि भाजपा शासित राज्यों, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां कोरोना की दूसरी लहर कहां से आई है। और यह भी बता दें कि देश में कोरोना किसके कारण आया। नमस्ते ट्रंप अभियान, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए जो लॉकडाउन नहीं लगाया गया, उसके कारण देश में कोरोना आया। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन 40 दिन पहले दूसरी लहर के संक्रमण के आंकड़े बताते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा 5 राज्य प्रभावित थे: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था। उस समय मध्य प्रदेश में संक्रमण की दहशत नहीं थी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट में हालात बिगड़े। लेकिन ये सियासत को कहाँ समझ में आता है। इस जंग पर एक और बार पलटवार देखिए। अब अंदाज करो, आप मध्य प्रदेश वाले न 3 में है न 13 में। और ठीक है, मान लो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को नहीं लेना होगा, राहुल जी वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी मानते नहीं है कमलनाथ जी राहुल जी की। तो और बड़े नेता थे हमारे यहाँ पर, पचौरी जी थे, अरुण यादव जी थे, उनको ले लेते। लेकिन इस आपदा की घड़ी में, वैश्विक आपदा की घड़ी में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के एक भी आदमी को काबिल नहीं समझा। सही कहा है गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने कि 3 में न 13 में। अब वो न 3 में रह गए या न 13 में रह गए। पूरा वर्धमान जिला वहाँ पर सूखा साफ करवा के लौटे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है एक काम सौंप दिया है, जो इस कहावत की एक दूसरी लाइन है कि 3 में न 13 में, ढोल बजाएं डेरा में। कांग्रेस हाईकमान ने देर से ही सही, लेकिन कोरोना से लड़ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। भले ही इसमें मध्य प्रदेश के नेताओं को जगह नहीं मिली हो, लेकिन मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष के नाते इस महामारी से लड़ने ऐसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या विपक्ष के लिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये अपील कर चुके हैं कि सियासी झगड़ा बाद में कर लेंगे। महामारी में उन्हें विपक्ष के साथ और हाथ की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कोरोना पर ब्रेक, सियासत तेज। शिवराज सिंह चौहान ये बात कह चुके हैं, जैसा आपने सुना पैकेज में भी, कि आप मुझे जितनी गाली देना हो, कांग्रेस के मित्र सब दे लें मुझे गाली, लेकिन थोड़ा रुक जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी गालियां हैं सबका स्वागत है, लेकिन अभी हम सब मिलजुल के काम करें कोरोना के विरुद्ध में। बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ें समझते भी हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब अपनी बात कह रहे थे तो वो भी ये बात समझ भी रहे थे, और चूँकि राजनेता हैं, राजनीति है, तो राजनीति के पत्ते फेंटना राजनेताओं का एक कंपल्शन भी होता है, व्यवस्था भी होती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पेंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है, लेकिन आप अगर हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो हम भी ये सवाल पूछेंगे कि कोरोना कहाँ से आया। महाराष्ट्र से आया है। कांग्रेस ने भी फिर कहा साहब उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप तो यहाँ की बात करिए। फिर ये व्यक्तिगत आरोपों की तरफ मुड़ जाती है, जैसा आपने देखा कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि
कांग्रेस कोरोना, बीजेपी कोरोना, AIADMK कोरोना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कोरोना, समाजवादी कोरोना, बहुजन समाज पार्टी कोरोना, ऐसे वर्गीकरण में हम नहीं गए। भाजपा कोरोना, कांग्रेस कोरोना, इन सब से अभी हम बचकर चल रहे हैं। नहीं तो कोरोना का भी नामकरण ये करके कि जे भैया जे कोरोना आया है ना, इसके पीछे तो वही जिम्मेदार हते कांग्रेस वाली, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं पूरी तरह, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती। लेकिन ये सब फिर बताता है कि संकट के समय आपका हमारा चरित्र क्या है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बड़ा मजाक चलता था कि भारतीय क्रिकेट टीम तू चल में आया, जहाँ स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर दिखा तो सब एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ते हुए ये स्लिप पे कैच दे दिया, ये यहाँ दे दिया। हमारा शायद मनोविज्ञान भारत का इसी तरह का है। कोई बड़ा संकट आता है तो हम सर देखने लगते हैं कि किस पर ठीकरा फोड़ें। थोड़ा सा बड़ापन, थोड़ा बड़ा मन और लोगों की सेवा और लोगों तक पहुंचने की कोशिश, ये राजनेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का मूल चरित्र और स्वभाव है। और यही होना चाहिए इस समय कि आप इन सारी चीज़ों के लिए 1-1.5-2 महीने का युद्ध विराम ले लें और युद्ध विराम के बाद फिर पिल पड़ें तमाम विषयों को लेकर। लेकिन अभी आप मध्य प्रदेश को भी बताएं, देश को भी बताएं कि कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, अभी कोरोना नाम का एक शत्रु है और हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। ये सब बड़ी आदर्श की बातें हैं। चलिए बात करते हैं आदर्श ही सही, लेकिन क्यों नहीं उतरना चाहिए ज़मीन पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत। अब्बास हफीज़ साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत। आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अब्बास साहब, पहली शुरुआत आपसे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। दिल तो आपका भी कचोटता होगा, क्या करें कि लगता होगा कि ये मौका तो नहीं है सियासत का, जैसे आशीष जी को भी तकलीफ़ होती होगी कि इस समय तो छोड़ दें, कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या ये, क्या वो। इस समय तो हम बात करें लोगों की पीड़ा की कि अब्बास हफीज़ और आशीष अग्रवाल जी दोनों एक साथ किसी हॉस्पिटल में जाके एक रिव्यू रिपोर्ट बनाए। ये तो शायद मैं बहुत कल्पना से बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ अब्बास साहब। शरद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। 1 साल विपक्ष ने सरकार का सहयोग भी दिया है। आपने देखा सदन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है साहब, विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी, इससे ज्यादा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, धार्मिक स्थल बंद होंगे। आपने कहीं नहीं देखा कि राजनीति करते हुए आपको कांग्रेस पार्टी नजर आई हो कि नहीं धार्मिक स्थल कैसे बंद हो जाएंगे, जबकि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ। ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो राजनीति का बेशक ये वक्त नहीं है। और जो आपने कहा कि आशीष अग्रवाल जी हों, मैं हूं, हम सब हों, आप हों, सुशील जी हों, सब लोग जाके ये काम कर सकते हैं। लेकिन आज इसके परिणाम क्या है, ये बेहद जरूरी है। और मुद्दों को उठाना कि मजबूरी भी होती है विपक्ष की कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो हालात भयावह होते जाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्षी राजनीतिक दल जो है वो अपने स्तर के ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपने हमारे IYC यूथ कांग्रेस को भी देखा, अभी टास्क फोर्स का जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है उसको भी देखा गया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हो, दूसरे राजनीतिक दल भी, उन्होंने भी मोर्चे संभाले, यहाँ तक के जनता ने भी मोर्चे संभाले। ये भारत की एक खूबसूरती है। लेकिन उसके साथ साथ 1 साल के बाद जिस तरह की भयावह स्थितियां होती जा रही हैं, जिस तरह से नदियों के अंदर लाशों का मिलना है, अगर ऐसे हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी चुप रह गई तो ये शायद बहुत ही बड़ा कांग्रेस पार्टी से पाप होगा और ये उसकी जिम्मेदारी से हटना होगा। तो मुद्दे उठाने पड़ेंगे, मजबूर है। मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि वो मुद्दे सही हो सके, ताकि उन हालातों को सही बनाया जा सके। अकाउंटेबिलिटी तय होनी होगी। हम गलत हैं तो हमारी गलती हमें कबूल है, अगर सरकार गलत है तो सरकार को उसकी गलती दिखानी होगी ताकि वो सही हो सके। ये सब सकारात्मक ढंग से हो रहा है और सकारात्मक ढंग से होना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी बात सुन के, कि सदन की लॉबी में जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, एक पर्ची दी जब कि अटल जी इसको अपनी जेब में रखो और जब मैं इस संसार में न रहूं तब इसका प्रगटीकरण, इसका रिवोल्यूशन संसार के सामने करना कि मैंने आपसे क्या आग्रह किया था। और अटल जी ने 2004 में ग्वालियर में ही ये खुलासा किया था जब नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई, कि उस पर्ची में नरसिम्हा राव जी ने लिखा था कि पोखरण का परमाणु विस्फोट जरूर करना, ये देश हित में है। अब ये शायद बड़ा कठिन है अब ऐसा होना। आज की राजनीति में मैं देखता हूँ कि शायद पोखरण पर भी राजनीति शुरू हो जाती, क्यों कर रहे हो साहब, क्या ज़रूरत है साहब।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी मैं कांग्रेस की तय नहीं कर सकता। यहाँ ये उतनी जिम्मेदारी बीजेपी की है कि दोनों पार्टियों का आपसी सौहार्द, तालमेल और चरित्र इस तरह का हो कि दोनों एक दूसरे को ये आश्वस्त कर सकें कि नो पॉलिटिक्स प्लीज। आशीष जी क्या कहेंगे? आदरणीय शरद जी, सबसे पहले मैं आपकी अनुमति से आज अपनी बात का प्रारंभ आदरणीय श्री शिव अनुराग पटेरिया जी को विनम्र श्रद्धांजलि बिल्कुल, हम सभी इस मंच के बहुत ही आदरणीय एक प्रस्तुतकर्ता वो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही, और हम सब अपनी भावनाएं जोड़ते हैं। सुशील जी, अब्बास हफीज साहब, और आपकी तरफ से आप 2 शब्द कहें। बिल्कुल जी। मध्य प्रदेश पत्रकारिता के तो बड़े आदमी थे, बड़े हस्ती थे, परंतु दिल के बहुत बड़े आदमी थे। ये मंच कई बार उनके साथ साझा किया और उनके जाने से एक मार्गदर्शक, एक स्नेह करने वाला जो एक व्यक्ति गया है, उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। दिल मानने को तैयार नहीं है, अब कभी वो इस मंच को हमारे साथ साझा नहीं करेंगे। हम सबकी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। निश्चित। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक बात याद आती है, विषय पर आऊं तो, कि जब राष्ट्र संकट में हो तो अपनी विचारधारा को त्याग कर राष्ट्र धारा में सम्मिलित हो जाना चाहिए। और ऐसे समय में जब ये महामारी का समय है और विपक्ष से, चाहे वो कांग्रेस हो या गैर भाजपा के दल हो, उनसे जब ये उम्मीद की जाती है तो उन्होंने एक विचित्र सी रणनीति बनाई है। जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं राज्यों में, वे वहां पर अपनी सारी की सारी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, और जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर वो राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हैं। तो इससे इन लोगों का दोहरा चरित्र नजर आता है। दूसरा विषय, ये समय आलोचना का नहीं, समालोचना का है। और समालोचना में अगर आज हम पन्ना के ही विषय का अगर जिक्र करें, अगर सही में अगर कमलनाथ जी के पास पन्ना में शव प्रवाहित होने की जानकारी थी तो सबसे पहले उन्होंने डायरेक्ट फोन लगा के अगर शिवराज सिंह जी से बात की होती और ये चिंता जाहिर की होती तो मुझे समझ में आता कि वो कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। अपितु उन्होंने क्या किया, 6 शवों की बात की, जबकि वो मृत्यु सिर्फ 2 थी और वो कोरोना से उसका कोई लेना देना नहीं था। वहां के लोकल जो मान्यताएं है, वहां पे जो कोड़ और कैंसर के बाद जल में प्रवाहित करते हैं, वो मामला था। तो कांग्रेसी आपको समय समय पर वैक्सीन के मामले में भ्रम फैलाते हुए दिखेंगे, अनेक अव्यवस्थाओं की बात करते दिखेंगे, जबकि वो अव्यवस्थाएं इनके राज्यों में भी है। ये कोरोना कहां से आया, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि वर्तमान का जो स्ट्रेन है, जो बहुत संक्रामक है, वो यूके स्ट्रेन है, और यूके से जो ज्यादातर आवागमन होता है वो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण के केस आए जो पूरे देश में फैले। तो इन सारी चीजों को स्वीकारते हुए टीम इंडिया की भावना से अगर समालोचना करेंगे, अगर अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे, तो मुझे लगता है कि इतिहास और इस देश की जनता भी याद रखेगी। ये जनता है, सब जानती है कहां पर क्या कमी है, परंतु आप अपना योगदान बताएं और एक मॉडल पेश करके बताएं कि आपने अपने राज्यों में क्या किया, जहां पर आप सरकारों में है और जहां पर आप विपक्ष में है, वहां पर आपने क्या किया। अब्बास हफीज साहब। शरद जी, बहुत साधारण सी बात है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होती है। डबल इंजन की सरकार कहने वाले आप लोग हैं, तो जहां डबल इंजन की सरकार फेल होगी तो जाहिर सी बात है वहां राज्य सरकार से भी सवाल खड़े होंगे और केंद्र सरकार से भी सवाल खड़े होंगे। राज्य सरकार इतनी बड़ी दोषी नहीं है जितनी गलतियां केंद्र सरकार की है, लेकिन मैं फिर कहूंगा राजनीति एक तरफ रख दीजिए, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती। आज शरद जी, भोपाल के अंदर ऐसे केसेस हैं मेरे परिचितों के अंदर जिनको दूसरा डोज नहीं मिल रहा है वैक्सीन का। इतनी कमी है क्योंकि ऑर्डर सही वक्त पे प्लेस नहीं किया गया। उसके बाद वैक्सीन कंपनीज ने ये कहा कि केंद्र सरकार की ही हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से देर होगी। आज वो लोग जो भुगतान करने के लिए सामने खड़े हैं वो आपके परिवार के भी हैं, मेरे परिवार के भी हैं, आशीष जी के परिवार के भी हैं, सुशील शर्मा जी के परिवार के भी हैं, तमाम लोगों के परिवार के भी हैं। तो वो चलिए मैं आता हूँ इसी सेकंड दौर में। इससे इनकार नहीं कर सकते, कोई इससे असहमत नहीं होगा कि कुछ गलतियां, कुछ चूक त्रुटि हो सकती है, और एक बड़ी व्यवस्था में 140 करोड़ के देश में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सारी व्यवस्था अचूक और बिल्कुल ऐसी रहेगी सटीक कि जिसमें कोई समस्या नहीं है। हेल्थ एक बड़ा सेक्टर है, एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है जिस पर बहुत काम की ज़रूरत है और कुछ त्रुटियां रही होंगी, लेकिन प्रश्न यही है कि क्या इस समय कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी आलोचना के साथ, चलिए आलोचना विपक्ष का धर्म है, हमने माना, आप उसको छोड़ेंगे तो शायद आपको इतना अंदर चिंतन और
कहीं चिंता भी है कि आप ही प्रश्नांकित हो जाएंगे, लोग आप ही पर सवाल खड़े कर, जबकि ये सिर्फ एक सोच है। जब आप भरे होते हैं अंदर से तो लोग उसको पसंद करते हैं, लोग आपका एटीट्यूड देखते हैं। खैर सुशील जी, आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं और इस पर हो रही कोरोना को लेकर हो रही राजनीति को किस तरह देखते हैं? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये मसला उलझता है, उससे तकलीफ ज़दा जो आदमी है, जो तकलीफ में उलझा हुआ है, वो और कुंठित होता है, वो और पीड़ा में आता है कि आप मेरी ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हो, मेरे टीके की बात नहीं कर रहे हो, मुझे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड मुहैया कराने की बात नहीं कर रहे हो, आप यही कह रहे हो कि आप जिम्मेदार, तो दूसरा कहता है नहीं आप जिम्मेदार नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना सरकार की, लेकिन सरकार का ऐसे संकट, महासंकट की स्थिति में एक दायित्व होता है कि वो साझा संस्कृति की तरफ हाथ आगे बढ़ाए। आप देखिए, जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित करना था तो दोनों दल, बल्कि एक सामूहिक बैठक हुई थी जिसमें जो है कमलनाथ जी ने भी हाँ कहा था, उसके बाद शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया था। क्या वैसी व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में हमारी सरकारें नहीं कर सकती? क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा सकता? क्या विपक्ष को मुख्यमंत्री के बगल में स्थान नहीं मिल सकता? क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है। दिक्कत यही आ रही है कि सरकार दिल बड़ा नहीं कर पा रही है। अगर वो विपक्ष को साथ लेके चले तो मुझे लगता है जितनी आलोचना हो रही है ये मीडिया में नहीं आएगी, ये सरकार के पास जाएगी। लेकिन देखिए राजनीति की स्थिति क्या है, मैं ये आपके ऊपर और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया। वहाँ विपक्ष में बीजेपी है, उसने मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग को लेकर आपत्ति की है कि वर्चुअल नहीं होनी चाहिए मीटिंग, हमें रूबरू बैठकर बात करनी चाहिए। जी नहीं, ठीक है शरद जी, अगर विपक्ष ने ये बात कही थी तो देखिए, सवाल ये है कि जब आप इसको महासंकट मान रहे हैं और जनता ये भी मान रही है, हम भी ये मान रहे हैं कि सबको मिलकर इस संकट का हल निकालना है, तो सबको इस संकट का हल निकालने के लिए साथ बैठना ही होगा। आप मुझे बता दीजिए, जिस तरीके की परिस्थितियां आज नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इन राज्यों से कोरोना आया, अरे भाई आग अगर वहां लगी थी तो आपने अपने यहाँ आग न फैले इसके लिए क्या उपाय किए? क्या सीमावर्ती महाराष्ट्र से लगे जिलों में आपने कोई लॉकडाउन किया? क्या आपने वहां सख्ती बरती? तो आपकी भी शिथिलता उतनी रही, आपकी लापरवाही भी उतनी रही। लेकिन इससे आम आदमी को क्या मिलेगा सुशील जी? इस सवाल पर अगर हम ये आपको लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की गलतियां स्पॉटेड करने का वक्त है, ये कि उनसे सबक लेकर आगे देखने का वक्त है, ये कि हम आगे क्या कर रहे हैं? ये शायद सबसे आसान काम हम चुनते हैं कि ये इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये गलती की। यही तो देश का दुर्भाग्य, यही तो हमारे लोकतंत्र का और हमारे नेताओं का और राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य है कि वो जनता के लिए काम नहीं करते, वो अपनी लाइन बड़ी करने के लिए काम करते, उसमें भले जनता का नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। जिस दिन मध्य भारत के लोकतंत्र में या खासकर राजनीतिक दलों में ये बात आ जाएगी कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे, कुछ महत्वपूर्ण समय पर सरकार का साथ देना, हमने तो ये देखा है कि जब मतलब कई ऐसे मामले आए हैं जब देश की प्रतिष्ठा दांव पर थी, जब देश ने कुछ अच्छा काम किया तब भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देश के लिए नई नहीं है, लेकिन इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। जनता को जो है हमेशा इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते, जैसा कि आज भुगत रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ लोग हताहत हुए, इंजेक्शन की कमी से हमारे यहाँ लोग हताहत हुए, नकली इंजेक्शन हुए। तो इन पर रोक लगाने में सरकार भी नाकाम रही और विपक्ष ने वही एक धरना अपनाया हुआ था कि हमें आरोप लगा के। देखिए सुशील जी, यहाँ मैं थोड़ा इस तरह से भी सोचता हूँ कि एक सामाजिक व्यवहार और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मुनाफाखोरी के लिए रासुका जैसा कानून है, उम्र कैद जैसी सज़ा है, तब भी कोई किसी को खौफे खुदा नहीं है, ना वो ईश्वर से डरते हैं, तो इस धरती के कानून से क्या डरेंगे? आप उन्हें नरपिशाच कह लें, आप उन्हें जघन्य अपराधी कह लें, लेकिन ये जिम्मेदारी कि आप कफन का कारोबार कर रहे हैं, हमने और आपने ही खबर पड़ी है कि कफन तक दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, रेमडेसिविर आप नकली बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं और ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं? क्या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि देश को चलाना है? आप, मैं, रेमडेसिविर बेचने वाला, तमाम वो आरोपी अभियुक्त जो जिम्मेदार हैं, वो सब क्लीन चिट है साहब। ये जिम्मेदारी आशीष जी की है और अब्बास हफीज साहब की है। खैर ये एक अलग विषय है, कभी इस पर भी लंबी बात करेंगे। आशीष जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, क्या आगे जाकर यह भी बहस शुरू होगी कि कांग्रेस सरकार में अच्छा काम हुआ कोरोना से, हम अपनी पीठ थपथपाएंगे, बीजेपी कहेगी हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ, आप तो कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बिठा दीजिए,
कोई स्वतंत्र प्रेक्षक से इस पूरे मामले की पड़ताल कर लीजिए कि महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है कि यूपी कि मध्य प्रदेश कि छत्तीसगढ़। सर देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसी बीमारी और ऐसा संकट नहीं है कि एक राज्य सिर्फ अपने स्तर पर अच्छा करके बच सकता है। मैं तो कहता हूं कि देश भी नहीं बच पा रहे हैं यहाँ, तो अगर पूरी दुनिया बचेगी तब हम बच पाएंगे। इस लड़ाई को जो लड़ने का आह्वान टीम इंडिया के तौर पे हुआ था पिछले साल से, आपने देखा होगा, मैं दोबारा राजनीति नहीं करना चाहता, परंतु कांग्रेसियों का व्यवहार क्या रहा। जब लॉकडाउन लगाया गया तो उससे तुगलकी लॉकडाउन घोषित किया गया, उसके बाद प्रवासी मजदूरों पे बहुत हाय तौबा की गई, और जब लॉकडाउन खोल दिया गया तो क्या हुआ कि नहीं लॉकडाउन चाहिए। फिर इसी तरीके से जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन को लेके भारतीय वैज्ञानिकों को अपमानित किया गया। वो वैक्सीन को लेके जिस तरह से भ्रम फैलाए गए, आज भी जनता में वैक्सीन हेजिटेंसी है। और उसके बाद जब आज अचानक से दूसरी लहर आ गई तो वैक्सीन पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। तो मेरा विषय सिर्फ इतना है कि हम भले ही कितने भी एनालिसिस कर लें, परंतु हमारे बीच से जो लोग खोते जा रहे हैं, हमारे बीच में जो नुकसान हो रहा है, जो रिक्तता आ रही है, वो किसी एनालिसिस से नहीं आएगी। और इसीलिए इस समय योगदान किसका क्या रहा, इतिहास इसी को याद रखेगा। और जनता जब भी अगली बार वोट में जाएगी तो निश्चित ही कोविड मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम मुद्दा होगा। लोगों के जेहन में जरूर होगा कि उस समय किस पार्टी ने क्या अपना सेवा किया और कौन लोग सिर्फ राजनीति में थे, ये जनता जरूर तय करेगी भविष्य में। बिल्कुल आशीष जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि कोविड मैनेजमेंट एक बड़ा मसला हो सकता है उन राज्यों में जहां जल्दी चुनाव हैं या आगे के भी जो चुनाव होंगे। कोविड मैनेजमेंट और कोविड इफिशिएंसी किस तरह से उससे निपटने में किसकी रही। अब्बास हफीज, आप कम वक्त है, थोड़ा संक्षेप में जी। देखिए शरद जी, यही बात गलत रवैया है विपक्ष का जो सत्ताधारी दल का शुरू से रहा है कि क्राई बेबी वाली इमेज बना ली, क्राई बेबी वाले काम करना शुरू कर दें कि विपक्ष इसके ऊपर आरोप लगाता है, विपक्ष इसके खिलाफ। विपक्ष आपके तरीके के खिलाफ रहा। विपक्ष ने ये कहा कि लॉकडाउन बिन बताए एकदम क्यों कर दिया, इतनी ज्यादा हाहाकार हर तरफ मचा दी आपने, उस तरीके पे सवाल उठाए। वैक्सीन के तरीके के ऊपर सवाल उठाए कि क्या 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, नहीं हुए थे। किसी ने वैक्सीन के खिलाफ नहीं बोला, किसी ने वैक्सीन के खिलाफ माहौल नहीं बनाया। विपक्ष के नेताओं ने मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन जाके खुद लगवाया ताकि लोग भी लगवाएं। तो ये तरीका गलत है कि पूरा ऊपर दिल्ली से लेके भोपाल तक यही बात है कि साहब विपक्ष ने ऐसा कर दिया। विपक्ष ने आपका साथ दिया, आपको बल्कि विपक्ष का धन्यवाद देना चाहिए 1 साल पूरा। लेकिन जब 1 साल के बाद भी हालात भयावह हो गए तो आज जिम्मेदारी तय करना मजबूरी है। जिम्मेदारी अगर तय नहीं होगी तो जनता जिस तरह से अपने परिवार खो रही है, आज ऐसे घर हैं जो घरों के अंदर अब कोई नहीं बचा है, हालात भयावह हैं। क्या विपक्ष ये भी नहीं कहे कि आपने टेस्टिंग कम कर दी है? सिर्फ इस बात पे आप खुश हो रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, संक्रमण का दायरा जो है कम हो गया? नहीं, मेरे घर के आसपास लोग भटक रहे हैं कि टेस्ट करा ले, 3-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रही है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको हम सबको साथ में मिलकर आगे जाके सुलझाना होगा, नहीं तो पूरा देश जो है। लेकिन अब्बास हफीज साहब, ये किस किताब में लिखा है कि अगर संक्रमण की दर कम हो, पॉजिटिविटी की रेट कम हो, तो उसका जिक्र हम ना करें? जी, अगर कुछ भी कमी हुई है जी, खुशी की बात होगी। लेकिन यहाँ टेस्टिंग का रेट कम हो जाना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि महाराष्ट्र में घर घर जाके टेस्ट किए गए हैं तो नंबर टेस्टिंग का रेट कम नहीं होना चाहिए। ग्रामीण अंचल में मध्य प्रदेश के टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहां पर सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम्स से लोग पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम। आशीष जी, आप असहमति से सर हिला रहे हैं जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। राजनीति नहीं है, लेकिन टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, टेस्टिंग को बढ़ाइए जिससे कि लोग बच सकें। ऑल टाइम हाई 65,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अब तो राजनीतिक कुछ नहीं हो सकते हैं। अगर कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए तो बेहतर है। अगर सही में अब्बास जी के नजदीक अगर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा तो वो इस विषय को संज्ञान में लाएं, डायरेक्ट फोन लगाएं, और उसके बाद भी अगर मदद नहीं मिलती है तो आप सबके सामने आए। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि हमारा क्या योगदान है। क्या पन्ना में भ्रम फैलाने के लिए 6 शवों की जगह 2 शव थे और उनकी मृत्यु कोरोना के लिए क्या कमलनाथ माफी मांगेंगे? चलिए मैं कंक्लूड करता हूं सुशील जी, बहुत कम वक्त है। सुशील जी, बहुत कम वक्त है। आज एक अमेरिकन चिकित्सक बंसल न्यूज के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा हमने कई लाख डॉलर की, जो अमेरिका में भारतीय मूल के कुल 9,000 चिकित्सक हैं टोटल वहाँ, जिसमें करीब 8% चिकित्सक भारतवंशी हैं। उनका कहना है कि हमने न सिर्फ वित्तीय संसाधन जुटाए हैं
बल्कि हम लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी के देश में किन मेडिसिनल या किन मेडिकल एक रणनीति से हम मदद कर सकें। ये एक सही फ़र्ज़ है। आप किस तरह देखते हैं कि कंक्लूड करते हुए कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये शताब्दी का एक संकट है और इसमें लोग ये भी याद रखेंगे कि किस पार्टी का व्यवहार कैसा था। देखिए शरद जी, यही तो खूबसूरती है कि प्रवासी भारतीय वहां से भारत की चिंता कर रहे हैं और भारत में कैसे संकट से निपटा जा सकता है उसमें सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में बैठे हुए देखिए, भारत में कुशाग्र नेताओं की कमी नहीं है, भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे जो है उत्कृष्ट अफसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और प्लान की कमी है। संकट को समझना, उसका समाधान करना, उससे निपटने की तैयारी करना, उसमें जो शिथिलता है, उसमें जो राजनीतिक लचीलापन है, वो नुकसान करता है। हम देखिए, हम कितने कितना हमारी राजनीति कैसी हो गई है कि अगर रेमडेसिविर के इंजेक्शन आ जाते हैं तो नेता लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, अरे ये लापरवाही किसकी है, जिम्मेदार इसकी। आप इंजेक्शन ले आए, आप उसको जो है सुशोभित कर रहे हैं, ऑक्सीजन के टैंकर ले आए, उसको सुशोभित, आपका ये काम नहीं था, ये तो रूटीन में होना था। जो काम रूटीन में नहीं हो पा रहा था उसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, ये दिक्कत है भारत। यही आपने जो मुद्दे की बात कही है, दरअसल समस्या ये है कि कोविड पर भी सियासत हो रही है और कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं है कि आप कम से कम इसको ये तो माने कि ये मसले इमोटिव इश्यूज़ नहीं हैं, ये वोट कबाड़ने के विषय नहीं हैं। इस समय मैं आशीष जी की इस बात से सहमत हूँ और हम सब सहमत होंगे, अब्बास हफीज़ साहब भी इत्तेफाक रखते होंगे कि हमें सामाजिक कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे समझदार हैं, ठीक है, हम अगर हमारी हैसियत नहीं है तो हम वित्तीय संसाधन नहीं जुटा सकते हैं, हम किसी की पैसों से मदद अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उसको सही गाइड तो कर सकते हैं। इस देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनके पास ये नॉलेज है कि हम कैसे चीज़ों को ठीक करने के लिए सही जगह पर अप्रोच कर सकते हैं या सूचित कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करते हैं और दूसरे एंड पर बैठे हुए हम लोग भी ये कहते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, फला पार्टी जिम्मेदार है, जिस रीजनल पार्टी की सरकार दक्षिण भारत में या जहाँ भी है, तो ये तरीका हमारा भी ठीक नहीं है। इस समय भारत लड़ रहा है कोविड से, अप्रोच ये होना चाहिए क्योंकि ये एक वैश्विक संकट है। इस वैश्विक संकट में हम भी फंसे हैं, हमारी जिम्मेदारी, गलतियां, लापरवाहियां हैं, बिल्कुल हैं, और उनकी कीमत हमने चुकाई है। लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच में इस संकट से निपटने के लिए हमारा चरित्र भी वसुधैव कुटुंबकम वाला होना चाहिए। सर, इसको तो समझिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो हमारे यहाँ से ही निकला है कि पूरी दुनिया एक है, एक साथ खड़ी है, ये तो हम समझें। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।